अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स का लेक्चर नंबर 3 है। पहले लेक्चर के अंदर हमने कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस किया था और काफ़ी सारे टूल्स जो हैं जैसे कि आर्क लेंथ, एरिया एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट, ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस, इन तमाम टूल्स के हमने जनरलाइज्ड फार्मूलाज कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर देखे। और सेकंड लेक्चर के अंदर हमने उन्हीं कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट किया था रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर। और आज थर्ड लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। मतलब फार्मूले और टूल्स आपके वही होंगे जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे, उनमें जस्ट कुछ चेंजेस करके हम उनको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे। उससे एक फायदा हमें ये मिल जाएगा कि हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि जनरल फार्मूले हमने याद रखे होंगे। अब इनमें हम देख लेते हैं कि वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करते हैं आप, और स्केल फैक्टर्स को कैसे डिफाइन करते हैं। बस ये दो चीजें बनाकर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए तो उन कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर उनको रिप्लेस करते जाएंगे, तो वो हमारे सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर सारे के सारे टूल्स बनते जाएंगे। तो इसमें हम सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को डिस्क्राइब करेंगे, आर्क लेंथ क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे, एरिया एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल जो है ये भी हम डिस्कस करेंगे। जी सबसे पहले तो जो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैंने वेक्टर एनालिसिस के कोर्स में, जो स्पेसिफिक वेक्टर्स का कोर्स हमने पढ़ा था, उसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस किया था। आज मजीद थोड़ा सा इसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। जी सिलेंड्रिकल जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स पोलर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उनमें आप सपोज कर लेते हैं कि स्पेस के अंदर एक बहुत बड़ा क्यूबॉइड है हमारे पास। उसी क्यूबॉइड से ही रेक्टेंगुलर का नाम निकला है। या अगर आप प्लेन के अंदर हो तो एक रेक्टेंगल सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ पर सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम सपोज करेंगे कि स्पेस के अंदर हमारे पास एक बहुत बड़ा सिलेंडर है। ये उस सिलेंडर का बॉटम है और ये उस सिलेंडर का टॉप है, और इस तरीके से ये मैंने उसकी साइड्स बनाकर ये मेरे पास एक सिलेंडर है। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। इसको हम नाम दे देते हैं कि सपोज दिस इज एक्स एक्सिस। इसी तरह ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जी एक्सिस है। तो ये मैंने तीनों रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स जो एक्स वाई जी ये कंस्ट्रक्ट कर लिए। अब हम सपोज करते हैं कि एक वेक्टर है हमारे पास, ये कोई वेक्टर है, सपोज इसका भी हम नाम रख देते हैं कि ये कोई वेक्टर ए है। इस वेक्टर ए की ये जो टिप है, हम सपोज कर लेते हैं कि ये यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर है, इस सिलेंडर की सरफेस का कोई पॉइंट है, वहां पर इस वेक्टर की ये टिप है। मजीद इसमें हम ये भी सपोज कर लेते हैं कि इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है एक्स, वाई और जी। फर्दर ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स वाई प्लेन के अंदर इस वेक्टर की टिप से। अब बेसिकली ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने ड्रॉ किया है, तो ये z की डायरेक्शन में ना पैरेलल टू z है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो लेंथ है वो इस पॉइंट का z कोऑर्डिनेट होगा, जिसको मतलब सपोज करते हैं कि ये z है। सिमिलरली एक लाइन मैंने ड्रॉ की ओरिजिन से, जहां पर ये परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन को मीट कर रहा था, उसको मैंने इस रेडियल डिस्टेंस के साथ ज्वाइन कर दिया। फर्दर अगर मैं इस एक्स वाई प्लेन में इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है जहां पर ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं, इसके मैं एक्स और इस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स देखूं,
तो इस पॉइंट का एक्स वाई प्लेन के अंदर एक्स होगा और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो वाई होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अलोंग एक्स एक्सिस आपने डिस्टेंस वाई एक्सिस लिया तो ये डिस्टेंस आपका वाई बन गया और ये डिस्टेंस आपका एक्स आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपने डिस्टेंसेस बना लिए। अब ये बेसिकली ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अगर आप इसको देखें ना तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो आपने रेडियल डिस्टेंस लिया था ओरिजिन से इस पॉइंट तक को मीट करने वाला, सपोज कर लें कि ये आपके पास आर है। तो अब इस आर की वैल्यू इस ट्राइंगल से अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। यहां से ये आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। मतलब ये जो आर है ये है क्या चीज? जो भी आप उस सरफेस के ऊपर या जो सिलेंडर आप सपोज करेंगे उस सिलेंडर का ये रेडियस है। मतलब जी एक्सिस से लेकर उस पॉइंट तक जो सरफेस सिलेंडर की सरफेस पर पॉइंट है, जी से लेकर उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको आप आर का नाम दे, रेडियल डिस्टेंस। इसी तरह अगर आप इसी ट्राइंगल के अंदर सपोज कर लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल है थीटा, तो फिर आप यहां से एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा बना लेते और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा बना लेते। तो बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन है पोलर कोऑर्डिनेट से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। इन्हीं को यूज करके अगर आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो दोनों को डिवाइड करने के बाद आपके पास जो थीटा की वैल्यू है वो बन जाएगी टेंजेंट इनवर्स y ओवर x और z जो है वो एज इट इज रहेगा, उसमें हमने कोई अमेंडमेंट नहीं की। तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन आ गई z कोऑर्डिनेट्स सॉरी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की। जी फर्दर हम मूव करते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें हैं। डेफिनेशन इसकी ये है कि द सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स सिस्टम इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ curvilinear coordinate system in which u1 is taken as r, u2 is taken as theta and u3 is z। जो कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स थे उनमें हम तीनों कोऑर्डिनेट्स को u1 u2 u3 से डिनोट करते हैं। और जब हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में चले जाते हैं तो u1 x बन जाता है, u2 y बन जाता है और u3 z बन जाता है। लेकिन जब हम सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाएंगे तो वहां पर जो u है उसको आप r लेंगे, r वेरिएबल, और u2 को थीटा लेंगे और u3 को z लेंगे। Point P in cylindrical coordinate system is described by three coordinates r, theta and z। जैसे आप रेक्टेंगुलर के अंदर x, y और z से डिनोट करते हैं, यहाँ पर आप r, थीटा और z से डिनोट करेंगे। The cylindrical polar coordinate system is an orthogonal coordinate system। प्रीवियस ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है इसको हम फर्स्ट लेक्चर में डिफाइन कर चुके हैं। अब यहाँ पर जस्ट आपने ये पॉइंट याद रखना है कि पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो भी ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आज हम सिलेंड्रिकल के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये भी एक ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो मजीद ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आप फर्स्ट लेक्चर को देखें कि उसमें हमने इसको किस तरह से डिफाइन किया था। The cylindrical polar coordinate system is a right-handed system। तो राइट हैंडेड सिस्टम क्या होता है ये भी हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो यहाँ पर जस्ट ये एक पॉइंट है याद रखने के लिए कि सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी एक राइट हैंडेड सिस्टम है।
द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज गिवन बाय R इज इक्वल टू, इसमें वो x y z और i j के यूनिट वेक्टर्स की जगह आप r थीटा और z कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे, और जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको आप डिनोट करेंगे e r e थीटा और e z से। तो ये कुछ बातें हैं जो आपने सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए याद रखनी है। ये अगेन इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, बट उसको हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। अगर आपको सिलेंड्रिकल दिए हुए हैं उनको रेक्टेंगुलर में चेंज करना है, तो सपोज कर लेते हैं आप पॉइंट P बी अ पॉइंट इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम and P of r theta z be the coordinates of the same point P in cylindrical coordinates। जैसे ये आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है, तो फर्स्ट स्लाइड में तो मैंने उसको एक सिलेंडर की सतह पर दिखाया था, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए हमने सिलेंडर नहीं बनाया हुआ, जस्ट एक पॉइंट P सपोज कर लिया है। एक्स वाई जी इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं और आर थीटा जी इसके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं इसी पॉइंट के। वही डायग्राम है जो मैंने प्रीवियस वो स्लाइड में दिखाई थी आपको। तो अब यहाँ पर x जो है इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, ये जो ओ आर क्यू राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर अगर आप फाइंड करें cos थीटा, तो वो वहां से आप x इज इक्वल टू आर cos थीटा बना सकते हैं, और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा बन जाएगा। z जो है ये एज इट इज रहेगा। अच्छा, यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो एमसीक्यूज में आपसे पूछी जा सकती है। सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो तीनों वेरिएबल्स होते हैं, ये उनकी वेरिएशन दिखाई गई है। मतलब r एक, क्योंकि ये डिस्टेंस होता है इसलिए ये नॉन नेगेटिव होगा, और थीटा जो है ये 0 to 2 पाई है, क्योंकि जो हम ये वाली वैल्यू लेते हैं ना, r वाली साइड लेते हैं, ये r जो है ये रोटेट कर सकता है। जो प्लेन में हमने सर्कल बनाया था ना, बेस थी सिलेंडर की एक्स वाई प्लेन में, तो उसके अंदर ये r रोटेट कर सकता है पूरे सर्कल के अंदर, तो इसलिए ये 0 to 2 पाई थीटा की वेरिएशन बन जाएगी। और z जो है ये, क्योंकि z एक्सिस एज इट इज यूज हो रहा है, इसलिए ये नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव। तो ये आपके पास सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की रेंज आ गई है। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं उसकी उनकी जो रेंज होती है, उसके अंदर तीनों ही एक्स बी, वाई बी और जी बी, ये आप नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी यूज करते हैं। तो ये रेंज होती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। फर्दर आपके पास है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रेक्टेंगुलर टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अगर आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं, तो उसका तरीका ये होगा कि इन दोनों ऊपर वाली इक्वेशंस, ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई x की वैल्यू वाली, इसको और इसको स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे, वहां से ये वैल्यू निकल आएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो x y आपको गिवन होंगे, वहां से आप r निकाल सकते हैं। सिमिलरली x y को यूज करके आप थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, और z तो जो कार्टेशियन में होगा वही आप सिलेंड्रिकल में यूज कर लेंगे। फर्दर स्केल फैक्टर्स इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। जी, स्केल फैक्टर्स को मैं थोड़ा सा राइट पहले कर लेता हूँ। जो हमने कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर स्केल फैक्टर्स डिफाइन किए थे वो कुछ इस तरह से थे। पार्शियल आर ओवर पार्शियल u1, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो वो h1 स्केल फैक्टर बन जाएगा। इसी तरह h2 जो स्केल फैक्टर है उसको आप कैसे लिखेंगे, पार्शियल r ओवर पार्शियल u2, इसका भी मैग्नीट्यूड लेंगे। इसी तरह UH3 को भी डिफाइन कर लें, 3 स्केल फैक्टर्स होते हैं। अब ये जो R है ये पोजीशन वेक्टर होता है, जिसको हम लिख सकते हैं XI प्लस YJ और प्लस ZK। बट अभी हम डिफाइन कर चुके हैं कि X जो होता है वो R cos थीटा के बराबर होता है।
y जो होता है वो r sin थीटा होता है और z आप एज इट इज यूज करते हैं। अब यहां से ये पोजीशन वेक्टर r है, तो यहां से अगर आप पार्शियल r ओवर, अब u1 आपको पता है कि u1 आप यूज करते हैं r को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर, इसीलिए आपने इस पोजीशन वेक्टर का r के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, फिर थीटा के लिहाज से, फिर z के लिहाज से। तो विद रिस्पेक्ट टू r जब आप लेंगे तो ये वेक्टर इस तरह से बन जाएगा cos थीटा i, क्योंकि r का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और z इंडिपेंडेंट ऑफ r है, इसलिए ये 0 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो इस वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालें तो वो बनेगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है, तो इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा, मतलब ये एक यूनिट वेक्टर है। इसी तरह पोजीशन वेक्टर r का थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो r एज इट इज आ जाएगा, cos का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन, साइन का डेरिवेटिव cos थीटा, और z जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, इसीलिए इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो इसी तरह इसका स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर, वहां से r स्क्वायर तो कॉमन निकाल लेंगे, तो साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, और r स्क्वायर की स्क्वायर रूट जो है वो आपके पास जस्ट r निकल आएगा। सिमिलरली r का z के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो जो x कंपोनेंट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ z, उसका डेरिवेटिव 0, y कंपोनेंट भी इंडिपेंडेंट ऑफ z, उसका डेरिवेटिव भी 0, और z का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये जस्ट आपके पास k यूनिट वेक्टर है, तो इसका जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विल बी 1। So the three scale factors are given by h1 is 1, h2 is r, h3 is 1। आपको याद होगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर स्केल फैक्टर तीनों 1 थे, h1 भी 1 था, h2 भी 1 था और h3 भी 1 था। अब ये भी MCQs के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे MCQs पूछा जा सकता है कि सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के जो स्केल फैक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो ये 1 r और थीटा, तो आप इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं, 1 r और थीटा 1, ये स्केल फैक्टर्स है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के। भी फर्दर आपके पास कंसेप्ट है कोऑर्डिनेट सरफेसेस का। द सरफेसेस r is constant, theta is constant, z is constant, are called coordinate surfaces। अच्छा, जब आप r को कांस्टेंट तस्वुर कर लेते हैं ना, तो r कांस्टेंट होने का मतलब है रेडियस कांस्टेंट होगा, और वह कांस्टेंट रेडियस वाला सिलेंडर बन जाएगा, तो वो जो सरफेस आपको मिलेगी वो एक सिलेंडर की सरफेस होगी। r is equal to c1 represent a right circular cylinder having its axis along z axis। सिमिलरली जब थीटा को आप c2 लेंगे, थीटा को कांस्टेंट लेने का मतलब है कि वो जो r वाला, r की जो लेंथ है ना वो रोटेट नहीं करेगी, मतलब थीटा अगर वेरिएबल होता तो थीटा चेंज हो सकता था, तो वो जो एक्स वाई प्लेन के अंदर आप आर लेते थे उसको आपने कांस्टेंट एंगल पे रखना है, तो इसका मतलब है वो जस्ट एक प्लेन बन जाएगा जैसे ये डायग्राम में दिखाया हुआ है। थीटा इज इक्वल टू सी टू रिप्रेजेंट हाफ प्लेन थ्रू z एक्सिस मेकिंग एंगल थीटा विद z एक्सिस, z एक्स प्लेन। ये यहाँ पर एक्सिस नहीं, ये प्लेन आता है, इसको आप चेंज कर लीजिएगा जी। अब यहाँ पर ये आपको दिखाया हुआ है, हाफ प्लेन इस वजह से है कि आर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये प्लेन जो है ये पॉजिटिव जो एक्स वाई प्लेन है उसी के ऊपर ये परपेंडिकुलर प्लेन बन जाएगा। इसी तरह z को जब आप कांस्टेंट लेंगे तो वो भी एक प्लेन बन जाएगा परपेंडिकुलर टू z एक्सिस, जैसे ये थर्ड डायग्राम के अंदर दिखाया गया। यूनिट वेक्टर्स इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स आर E1 is equal to partial r over partial u1 partial r over partial u1 का मैग्नीट्यूड। ये हमने
कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर डिफाइन किए थे फर्स्ट लेक्चर में कि यूनिट वेक्टर्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। अब आपने जस्ट करना ये है कि u1 की जगह पे r लेना है, u2 की जगह पे थीटा लेना है और u3 की जगह पे आपने z को यूज करना है। तो इस लिहाज से ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये बन जाएंगे r वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर, वो तो इस तरह से। अब इसके सारे डेरिवेटिव्स निकालें और उन डेरिवेटिव्स के मैग्नीट्यूड्स भी निकाल लेते हैं। प्रीवियस स्लाइड पर भी हमने यही काम किया। अगेन इसको अब इनके मैग्नीट्यूड्स अगर आप लिखेंगे और उन मैग्नीट्यूड्स पर डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से यूनिट वेक्टर्स बन जाएंगे। तो इसका मतलब जो फर्स्ट यूनिट वेक्टर है वो cos थीटा i प्लस साइन थीटा j होगा। सेकंड जो ई थीटा यूनिट वेक्टर है वो नेगेटिव साइन थीटा i प्लस cos थीटा j बन जाएगा। और z वाला जो है वो तो चेंज ही नहीं हुआ, वो एज इट इज k ही यूनिट वेक्टर के तौर पर रहेगा। जी, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर्क लेंथ क्या होता है? द आर्क लेंथ इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में जो आर्क लेंथ हमने डिफाइन की थी वो कुछ इस तरीके से थी। मतलब स्केल फैक्टर्स की जरूरत है आपको h1 h2 h3 और इसके अलावा जो कोऑर्डिनेट्स हैं u1 u2 u3। बट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हम क्या करते हैं कि इसके अंदर u1 को r लेते हैं, u2 को थीटा लेते हैं और u3 को z लेते हैं। स्केल फैक्टर्स आपके 1 r और 1 है। ये वैल्यूज हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगी आर्क लेंथ के लिए। इसी तरह एरिया एलिमेंट के लिए जो एरिया एलिमेंट कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में डिफाइन करते हैं वो कुछ इस तरीके से होता है। 3 एरियाज इनमें आप डिफाइन करते हैं। तो एक एक्स वाई प्लेन में समझ लें ऐसे कि एक वाई जी प्लेन में एक जी एक्स प्लेन के अंदर। तो इनमें स्केल फैक्टर्स और कोऑर्डिनेट्स को अगर आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर यूज करेंगे तो u1 r बन जाएगा u थीटा। वही मतलब चेंजिंग इनके अंदर पैदा कर ले, इन चेंजेस के साथ तीनों एरिया एलिमेंट्स में वो आ जाएंगे। इसमें अब एक चीज याद रखने वाली है कि यहाँ पर है आर डी थीटा डी जी, ये है डी आर डी जी और ये है आर डी आर और डी थीटा। इन दोनों के अंदर आर यूज होता है, इसमें भी यूज हो रहा है और इसके अंदर भी यूज हो रहा है। तो ये याद रख लें जिसके अंदर डी थीटा होगा ना, ये डी थीटा, तो उसके साथ आर लाजमी आएगा, इधर भी आएगा और यहाँ पर भी डी थीटा है तो इसके साथ भी ये आर लिखा हुआ आपको मिल रहा। ऊपर भी ऐसे ही है, जो ऊपर आपने ये जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की आर्क लेंथ लिखी है ना, यहाँ पर अब डी थीटा था तो इसके साथ आर आना चाहिए था, तो साथ में स्क्वायर उसका लेंगे तो वो आर स्क्वायर साथ में आया हुआ। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये बात याद रख लें कि जहां पर डी थीटा आएगा ना उसके साथ लाजमी तौर पे आर भी होगा। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो स्केल फैक्टर्स है ना इसके, h1 ये तो 1 है, h2 ये r है और h3 1 है। अब इसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये r थीटा और z होते हैं। अब सेंटर वाला जो कोऑर्डिनेट्स है ये थीटा है, तो जहां पर थीटा आएगा ये अपने स्केल फैक्टर्स को अपने साथ रखेगा, आर को अपने साथ रखेगा। तो ये बात याद रखनी है। ये वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है? द वॉल्यूम एलिमेंट इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स इज गिवन बाय h1 h2 h3 du1 du du3। तो इसके अंदर भी ऐसा ही करें कि इनकी h1 h2 h3 की वैल्यूज पुट करें तो वो जस्ट r बन जाएगा उनका प्रोडक्ट। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर u1 r थीटा और z यूज करते हैं, स्केल फैक्टर 1 और r और 1 यूज करते हैं। तो इस लिहाज से ये r d थीटा डी जी। अब इसमें चेक करें कि डी थीटा मौजूद था ना, तो इसी वजह से यहाँ पर r भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। जैकोबियन कैसे डिफाइन करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में? जो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जैकोबियन का फार्मूला है वो ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ थ्री स्केल फैक्टर्स। तो इनकी वैल्यूज पुट करके जब आप इनका प्रोडक्ट लेंगे तो वो जस्ट आपके पास r बच जाएगा। तो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो जैकोबियन होता है वो जस्ट आपके पास r होता है।
आर को आप एज ए जैकोबियन यूज करते हैं। जी, ग्रेडियंट को डिफाइन करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। जी, ये ग्रेडियंट का फार्मूला है कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। इनमें अब आपने ऐसा करना है कि u1, u2, u3 को r, थीटा और z से डिनोट कर लें और स्केल फैक्टर्स की वैल्यूज पुट करें, तो ये आपके पास ग्रेडियंट बन जाएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो पार्शियल फाइव ओवर, हाँ यहाँ पर भी देखें, वो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको थीटा वाला दिया वो एज इट इज यहाँ पर भी मौजूद है। ये पार्शियल थीटा बटे के नीचे है, इसीलिए यहाँ पर इसके साथ ये आर भी बटे के नीचे आया हुआ है। तो डायरेक्ट अगर आप इनके फार्मूलाज याद रखना चाहते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर, तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है कि जहां पर थीटा आ जाए या डी थीटा आ जाए उसके साथ आप आर लिखा करेंगे। डाइवर्जेंस को डिफाइन करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ये हमने सपोज कर लिया कि एक वेक्टर ए है हमारे पास, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर है, तो इसकी जो डाइवर्जेंस होगी वो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। जी, अब इसके अंदर वही चीज आपने कि स्केल फैक्टर्स के जो वैल्यूज है वो पुट कर दें आप, और जो वेरिएबल्स हैं उनको आर, थीटा और जी में चेंज कर दें। तो इस तरीके से जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस का फार्मूला बन जाएगा 1/r, और बाकी सारे उसी तरह से इनकी वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास है कर्ल। जी, कर्ल के लिए अब डिफाइन कर लेते हैं कि एक वेक्टर ए आपके पास है कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, इसका जो कर्ल होगा उसको हम डिफाइन करेंगे इस तरीके से। जी, सेकंड रो में पार्शियल डेरिवेटिव्स आ जाएंगे और थर्ड के अंदर वेक्टर के कंपोनेंट्स आएंगे। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये बन जाएगा वो सारे वेरिएबल्स और स्केल फैक्टर्स पुट करने के बाद 1/r, ई आर, आर और ई थीटा, ई जी, पार्शियल ओवर पार्शियल आर, पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा, पार्शियल पार्शियल जी, ए आर, आर ए थीटा और ए जी। अब यहाँ पर स्टिल वो कंसेप्ट जो है वो होल्ड कर रहा कि ये थीटा वाला यूनिट वेक्टर है, इसके साथ आर लिखा हुआ है, इधर भी यहाँ पर ये ए थीटा जो कंपोनेंट है उसके साथ भी आर लिखा हुआ है। लेप्लाशियन कैसे डिफाइन करेंगे हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर? पहले लेप्लाशियन का फार्मूला हम देखते हैं कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो ये आपके पास लेप्लाशियन का कॉन्सेप्ट है, उसका फार्मूला है जनरल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। अब इसमें जस्ट हमने स्केल फैक्टर्स को पुट करने हैं और वेरिएबल्स को चेंज करना है आर, थीटा और जी के अंदर। तो ये लेप्लाशियन आपके पास बन जाएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। इसको इस तरीके से भी आप राइट कर सकते हैं। ये 1/r को अंदर अगर आप मल्टीप्लाई कर दे तो ये कंसेप्ट कुछ इस तरह से बन जाए। जी, नेक्स्ट आपके पास है कन्वर्जन ऑफ अ कार्टेशियन वेक्टर इनटू सिलेंड्रिकल वेक्टर। अगर आपको एक वेक्टर दिया हुआ है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, उसको आप सिलेंड्रिकल वेक्टर कैसे बनाएंगे? तो वी नो दैट यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर वो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, तो वो यूनिट वेक्टर्स हम लिखेंगे यहाँ पे। इनको अगर आप मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखें तो मैट्रिसेस फॉर्म में लिखकर यहाँ से इसको सॉल्व कर ले आई जे के लिए। मतलब ऊपर जो यूनिट वेक्टर्स डिफाइन किए हुए हैं ये हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं आई जे के की फॉर्म में। अब मैं आई जे के को निकालना चाहता हूँ इन यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में ई आर ई थीटा। तो इस सिस्टम को आप सॉल्व कर लें। इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए वही मैट्रिसेस का तरीका यूज करें कि ये इस मैट्रिक्स का इनवर्स जो है ना इसको उस तरफ ले जाएंगे तो इसका इनवर्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनवर्स के लिए वही तरीका है कि आप डिटर्मिनेंट
फाइंड करेंगे उसका, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो इस तरीके से आप डिफाइन कर लें, उसका डिटर्मिनेंट निकालें, डिटर्मिनेंट आई थिंक इसका 1 आ जाएगा, और साथ में इसका एडजॉइंट मालूम करके उसको एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मेरे पास आई जे के यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में वैल्यूज निकल आएंगी। आई यूनिट वेक्टर ऐसे लिखा जाएगा, इसी तरह जे यूनिट वेक्टर होगा और के यूनिट वेक्टर होगा। अब आपने करना ये है कि ये जो ऊपर वेक्टर दिया हुआ है इसके अंदर जस्ट आपने आई जे और के को चेंज करना है जो सिलेंड्रिकल यूनिट वेक्टर्स है उनकी शक्ल में, ये जो नीचे वैल्यूज दी हुई है, तो ये वैल्यूज हम उस वेक्टर में पुट कर देते हैं। जी, वेक्टर, ये जो वेक्टर ए दिया हुआ है इसके अंदर अगर हम ये वैल्यूज पुट करेंगे यूनिट वेक्टर्स की वैल्यूज, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास ऐसा वेक्टर बन चुका है जो कि सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर है। एक एग्जांपल है कि रिप्रेजेंट्स द वेक्टर्स ए इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो अभी जो तरीकाकार आपने सीखा उसके मुताबिक एक तो इनमें जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जी उनको भी आप पोलर में चेंज करेंगे, और दूसरा आई जे के जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको भी चेंज कर लें। तो आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर्स, तो ये सारी वैल्यूज अगर हम ए वेक्टर के अंदर पुट करें तो ये वेक्टर ए कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब इसमें देखें कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन यूनिट वेक्टर इसमें मौजूद नहीं है, इसको सिंप्लीफाई कर ले, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये वेक्टर कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये आपके पास वेक्टर जो है ये चेंज हो चुका है इनटू सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट एक और एग्जांपल भी है, ट्रांसफॉर्म दिस वेक्टर। अब ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर वेक्टर लिखा हुआ है, इसको आपने रेक्टेंगुलर में चेंज करना है, एक्स वाई जी की सूरत में इसको चेंज करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए x को आप आर कोस थीटा लेते हैं, y को आर साइन थीटा लेते हैं, और ई आर जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आप कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे लेते हैं। तो इसमें अगर वैल्यूज पुट कर दी जाए, ई आर की वैल्यूज हमने पुट कर दी है, तो cos थीटा जो है इसकी वैल्यू x ओवर आर y ओवर आर और साइन थीटा बन जाएगा। 1 ओवर आर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स आर स्क्वायर प्लस वाई आर स्क्वायर, इसका आप एलसीएम ले लें, सॉरी एलसीएम नहीं आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, तो ये मुकम्मल तौर पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में चेंज हो चुका है। जी, यहाँ तक हमारा ये थर्ड लेक्चर जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से आप कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स की मदद से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर टूल्स को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।